राहुल गांधी के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा हमला किया है। वायनाड से हारने वाले हैं राहुल गांधी, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है, और इसीलिए भागकर रायबरेली पहुंच गए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राहुल से कहता हूं, डरो मत, भागो मत। तो एक बार फिर बीजेपी को पूरा मौका मिला है कांग्रेस के ऊपर तंज कसने का, और अब प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर बड़ा हमला करते हुए कह दिया है कि वायनाड से हारने वाले हैं राहुल गांधी, इसीलिए भागकर रायबरेली पहुंच गए। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी को सलाह देते हुए कहा कि डरो मत और भागो मत। तो एक बार फिर सियासत तेज हो चली है, क्योंकि आज राहुल गांधी के नाम का ऐलान हुआ है कि रायबरेली से राहुल गांधी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। किया था कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं, और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे। और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं, और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। राहुल गांधी के नामांकन पर स्मृति ईरानी ने तंज कसा है। जिन्हें अमेठी ने नकार दिया वो रायबरेली में क्या कर पाएंगे, स्मृति ईरानी का कहना है। तो कांग्रेस की आला कमान ने रायबरेली में कोई काम नहीं किया है, स्मृति ईरानी का कहना है, क्योंकि अब अमेठी से जब राहुल गांधी का नाम सामने नहीं आया तो इसके बाद से सियासत तेज हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के ऊपर तंज कसा, तो वहीं अब स्मृति ईरानी भी हमलावर हैं। कह रही हैं कि जिन्हें अमेठी ने नकार दिया है वो रायबरेली में क्या कर पाएंगे। तो राहुल गांधी के नामांकन पर स्मृति ईरानी ने एक बार फिर तंज कसा। रायबरेली में दिशा कमेटी की अध्यक्ष रही, सोनिया जी को चेयर रही। इन 3 वर्षों में मैंने स्वयं देखा कि चाहे वो प्रशासनिक कार्य हो या रायबरेली की जनता की दरकार हो, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व रायबरेली में जनता की सेवा के लिए उपस्थित नहीं था। मैं भारतीय जनता पार्टी के रायबरेली के प्रत्याशी को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। आज उन्होंने नामांकन भरा है, और जनता भी ये जानती है रायबरेली की कि जिन्हें अमेठी ने अस्वीकार कर दिया, जो अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, वो रायबरेली के पूर्णता कभी नहीं हो पाएंगे। प्रश्न ये उठता है कि उन्होंने वायनाड में कहा कि वायनाड ही उनका परिवार है, तो आज रायबरेली में क्या कहेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। ऐसे अमेठी के बजाय अब वो रायबरेली से जा रहे हैं, तो रायबरेली की जनता भी उनका इंतजार कर रही है कि कांग्रेस ने जितने विकास में अवरोध पैदा किए, जितनी मोदी जी के बारे में हल्की बातें कही, एक एक बातों का हिसाब कांग्रेस को देना पड़ेगा। और निश्चित हार रायबरेली से भी राहुल गांधी की होने वाली है। और प्रियंका जी ने तो पहले हार के पहले ही अपनी एक तरह से इसको हमारी भाषा में कहते हैं कि रण के पहले रण छोड़ हो गई, तो अब किसका क्या कर सकते हैं। फैसले हुए हैं, सब खुश हैं। राहुल चुनाव लड़े रायबरेली से, कार्यकर्ता उत्साह के साथ दोनों चुनाव जीतेंगे, बहुत भारी बहुमत। वो कौन है दिखाने वाले, वो यही कहेंगे और क्या कहेंगे, वो खुद घबराई हुई है। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं, तो एक ही सीट से लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा मुझे कहना है, न्याय नहीं दिला पाए अपनी बहन को भी, क्योंकि एक तरफ रॉबर्ट वाड्रा जी भी टिकट मांगते थे, दूसरी तरफ कांग्रेस की मांग प्रियंका जी के लिए भी थी, लेकिन उनकी लिस्ट में कहीं बहन का नाम नहीं आया है। ये अपने आप में दिखाता है
कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कांग्रेस पार्टी में चल रहा है और ये अब देश के सामने खुलकर बात आ गई है। रायबरेली से फिर राहुल गांधी चुनावी मैदान में, क्या कहेंगे? ये बताता है कि अमेठी से पलायन करके वायनाड गए, अब वायनाड में वो हारने वाले हैं और इसलिए भागकर फिर से रायबरेली आए हैं। तो अब रायबरेली से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे, ये भी अब राहुल गांधी को तय करना पड़ेगा। तो आइए इस खबर पर मेरे साथ लखनऊ से रेजिडेंट एडिटर आदर्श जुड़ चुके हैं। आदर्श, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? थोड़ी देर में राहुल गांधी जो है अपना नामांकन दर्ज करेंगे, अब कितनी देरी बची है उनके नामांकन फाइल करने में? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम कांग्रेस कार्यालय रायबरेली में मौजूद हैं। राहुल गांधी अब से थोड़ी ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और तमाम दूसरे नेता मौजूद हैं। साथ ही साथ यूपी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे हम प्रमोद तिवारी की बात करें या फिर दूसरे नेताओं की बात करें, वो भी सभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी के आने का। यहाँ से एक रथ तैयार किया गया है, रथ के जरिए ये सभी लोग नामांकन स्थल तक 2 किलोमीटर का जो लंबा सफर है। जी आदर्श, तो कुछ तकनीकी दिक्कत है जिनके कारण जो है हम आदर्श से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसा कि उन्होंने बताया कि तमाम दिग्गज नेता इस वक्त रायबरेली पहुंच चुके हैं, तैयारियां लगभग पूरी हैं और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी आज रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और ऐसे में सियासत शुरू हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी के नामांकन पर स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने तंज कसा है और कई बड़े बयान दे दिए हैं। तो स्मृति ईरानी ने कहा और आपने सुना भी कि जिन्हें अमेठी ने नकार दिया वो रायबरेली में क्या कर पाएंगे। तो एक बार फिर आदर्श का रुख करते हैं। आदर्श, आप हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे। अब बिल्कुल, जैसा कि मैं बता रहा था कि बड़े नेता जो हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यूपी कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी और साथ ही साथ दूसरे नेता जो हैं वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी के पहुंचने का। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा, सोनिया गांधी और तमाम दूसरे नेता जो हैं वो मौजूद हैं। कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में कांग्रेस और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ है, इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन अलायंस की सीट है। तो निश्चित तौर पर सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ ही साथ उनके जो समर्थक हैं वो इंतजार कर रहे हैं। अब से थोड़ी ही देर में राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे और राहुल गांधी अपने तमाम सहयोगियों के साथ में एक रथ पर चढ़कर करीब 2 किलोमीटर का लंबा रोड शो करते हुए नामांकन स्थल तक पहुंचेंगे और वहां पर नामांकन दाखिल करेंगे। बिल्कुल आदर्श, तो सियासत एक बार फिर गर्मा गई है, क्योंकि अब बीजेपी को मौका मिल गया है तंज कसने का। आदर्श, बिल्कुल, निश्चित तौर पर इससे पहले हमने बातचीत की थी यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से। ब्रजेश पाठक ने भी ये कहा कि राहुल गांधी को हार का डर सता रहा है, इसीलिए वायनाड के बाद अब वो अमेठी छोड़कर रायबरेली आए हैं। इसके साथ ही साथ पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी के इस फैसले पर या यूं कहें कांग्रेस के इस फैसले पर हमला बोलते हुए कहा है कि हार की वजह से, हार के डर की वजह से यहाँ पर आए हुए। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं अमेठी से सीट स्विच करके रायबरेली आने के बाद वो जो बीजेपी का विरोध है वो कहीं न कहीं एक तरीके से दिख रहा है। बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है कांग्रेस को राहुल गांधी के रायबरेली चुनाव लड़ने के फैसले पर। बिल्कुल, तो आदर्श ये समझा जाए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो है कॉन्फिडेंस लैक कर रहा था, इसलिए राहुल गांधी जो है अमेठी से पर्चा दाखिल नहीं कर रहे हैं और सीधा उन्होंने रायबरेली का रुख कर लिया। ये कह सकते हैं राधा, क्योंकि जो इंटरनल सर्वे हुआ था अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस की तरफ से, उस सर्वे में ये बात सामने आई थी कि अमेठी अभी भी बनस्पत रायबरेली के काफी कमजोर है और इसी वजह से राहुल गांधी को, चूंकि यूपी में कार्यकर्ताओं के काडर में जान भी फूकनी थी, तो राहुल गांधी को रायबरेली जो सेफ सीट रही है पिछले 20 सालों से, सोनिया गांधी वाड्रा जो हैं वो यहाँ से चुनाव मान लीजिए सोनिया गांधी जो है यहाँ से चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में सेफ सीट को एक तरीके से रण बनाकर अपना यहाँ पर राहुल गांधी को उतारा गया है। हालांकि उन्हीं के परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा, के एल शर्मा को अमेठी से उम्मीदवार बनाया गया है। उसका कहीं न कहीं नुकसान भी कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ दोनों जिले, दोनों सीटें मानी जाती थी। तो ऐसे में गांधी परिवार के इतर कोई व्यक्ति लड़ता है तो कहीं न कहीं वो फायदा उसका नहीं हो सकता है जो गांधी परिवार के व्यक्ति के चुनाव लड़ने से होता रहा था। बिल्कुल आदर्श, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे हम आपका एक बार फिर रुख करेंगे। तो रायबरेली में तेज हुई सियासी हलचल, तो सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे हैं सपा नेता।
और ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि आज जो है राहुल गांधी रायबरेली से अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो कांग्रेस के आला कमान ने रायबरेली में कोई काम नहीं किया है, ऐसा स्मृति ईरानी का कहना है। और अगर बात अमेठी की कर लें तो अब सियासत गर्मा गई है, क्योंकि सभी बीजेपी के बड़े नेता हमलावर हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए, इसीलिए वो अमेठी से भाग गए। तो अब थोड़ी ही देर में राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और रायबरेली में इस वक्त जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपको बता दूं कि कांग्रेस के दिग्गज नेता केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सभी पहुंच चुके हैं। और अब वो घड़ी कभी भी आ सकती है जब राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तो आज सुबह से ही विस्तार न्यूज आपको ये खबर लगातार दिखा रहा है, क्योंकि यूपी की 2 हॉट सीटें अमेठी और रायबरेली को लेकर काफी दिनों से ये हलचल चल रही थी कि इस पर कांग्रेस किससे अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा था, राहुल गांधी का नाम सामने आ रहा था, लेकिन प्रियंका गांधी के नाम पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो वहीं अगर अमेठी की बात कर लें तो केएल शर्मा का नाम सामने आया है, जिनको कांग्रेस ने उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया है। तो अब ये देखने वाली बात होगी और अब सबको इसी बात का इंतजार है कि राहुल गांधी कब अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और अब लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और थोड़ी ही देर में राहुल गांधी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो चलिए अब आपको जीतू पटवारी का वो बयान भी सुनवा देते हैं जिसको लेकर इतना बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जीतू पटवारी ने कहा है कि इमरती देवी का रस अब खत्म हो गया है। तो अब जीतू पटवारी के बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं करूँगा। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो तो जीतू पटवारी के इस बयान पर बवाल मच गया है, क्योंकि इमरती देवी भी काफी नाराज दिखाई दे रही हैं। उन्होंने इसके ऊपर खेद जताया। उनका कहना है कि जीतू पटवारी ने जो बयान दिए हैं उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आपको बता दूं कि जीतू पटवारी ही नहीं, पहले भी कांग्रेस के कई नेताओं ने इस तरीके के विवादित बयान दिए हैं। यूपी के संभल, जहां पर मोहन यादव जो है सभा को संबोधित कर रहे हैं। एक अलग आनंद है। वास्तव में किसी ने अभी संचालनकर्ता ने सही शब्द उपयोग किया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम बनाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री महंत श्रीमान आदित्य योगी जी महाराज, आपको प्रणाम करता हूं, आपको नमस्कार करता हूं, बधाई देता हूं। आप भी अभिनंदन करें, जोरदार तालियां बजा करके कैला धाम के लिए। महाराज जी ने जो काम किया है, चुनाव की बेला में मंच पर विराजमान क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी, श्रीमती गुलाब देवी, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जसवंत सैनी जी, बलदेव सिंह जी ओलख, चौधरी हरेंद्र सिंह जी जिलाध्यक्ष, परमेश्वर लाल सैनी लोकसभा प्रत्याशी, हेमंत राजपूत जिला प्रभारी, राजेश सिंघल क्षेत्रीय उपाध्यक्ष, ठाकुर राकेश और पूरा मंच, एक बार मंच के लिए अभिनंदन कर दे, पूरे भरे पूरे मंच के लिए जोरदार अभिनंदन करते हुए सभा में हमारे प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी जी के लिए माननीय महाराज जी और मैं आया हूं। और ये उनके लिए नहीं, आज के इस बदलते दौर में आप सबका उत्साह बता रहा है
कि चुनाव का परिणाम क्या आने वाला है। बोले भारत माता की। उत्साह और उमंग से भरा हुआ क्षेत्र आपकी इस जनमेदिनी के आगे ऐसा लग रहा कि समुद्र की लहरें चल रही है, लहरें, और आनंद में डूब गया हमारा पूरा क्षेत्र। और जिस प्रकार से हुंकार भरना चाहिए, मैं अभी मां केला देवी के आश्रम से लौट के आया हूं मंदिर से, और मुझे आज पहली बार मालूम पड़ा कि आज महाराज जी ने और भाजपा वालों ने बुला करके सच मानो मुझ पे एहसान किया, मेरी माता जी से मुझे मिला दिया। आप सबको प्रणाम करके वो आनंद में आ गया। और जब मां केला देवी का आशीर्वाद मिला है और यहां जानकारी मिली है कि मंदिर तो पुराना था, बाकी व्यवस्था भी थी, लेकिन महाराज जी के माध्यम से ये जो क्षेत्र चैतन्य हुआ है, ये वाकई में अद्भुत क्षेत्र बना है। आप मान के चलना, निश्चित रूप से हमारा ये पूरा संभल लोकसभा तो हम जीतेंगे ही, बल्कि आने वाले 3 चुनाव आगे तक उत्तर प्रदेश में ऐसा ही झंडा फहराते रहेंगे। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महाराज जी का। और आज के इस चुनाव की बेला में, चूंकि मैं लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव के कारण से आता हूं, और मेरी भी जवाबदारी बनती है, जिस जगह से मैं पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से हम सबका सौभाग्य है, लोकतंत्र के इस वर्तमान के समय में आज पूरे देश के अंदर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और खास करके मुझे इस बात को कहने में भी कोई गुरेज नहीं है, आप तो इतनी बड़ी संख्या में हैं, और आपकी इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी जिस प्रकार का माहौल बना है, हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है कि आज इस पूरे वर्तमान के युग में हमारे अपने मध्य प्रदेश में, जहां से मैं आता हूं, मेरे पूर्वज तो आजमगढ़ से ही गए थे, इसलिए अपनी धरती पर आने का सुख भी महसूस करता हूं कि अपने लोगों से मिलकर आनंद करूं। लेकिन ये भी धन्यवाद देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी को, जिनके माध्यम से हमारे अपने उज्जैन में, जहां से मैं लड़ता हूं, वहां तो हमारी 500 की आबादी भी नहीं है, लेकिन एक यादव बंधु को उठा करके शिक्षा मंत्री और फिर मुख्यमंत्री का गौरव देने का ये भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद है। यह आपके माध्यम से मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आज वर्तमान के युग में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई बात करने के लिए इस बात का ज्यादा वजन मिलता है कि हम जो कहते हैं, माननीय मोदी जी जो कहते हैं, माननीय योगी जी जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। इसलिए सबका साथ सबका विकास ये खाली बोलने के लिए नहीं, इसको करके दिखाने के लिए। अभी चुनाव हुए थोड़े दिन पहले विधानसभा के, वो 3 राज्य हम जीते, तीनों में से एक छत्तीसगढ़, हमने आदिवासी मुख्यमंत्री बनाए श्रीमान विष्णुदेव साय जी, ओबीसी वर्ग से मुझे मौका मिला, और उसके बाद हमारे राजस्थान में श्रीमान भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, जो ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। लेकिन उल्टे कांग्रेस और समाजवादी ये बोलते तो सब रहते हैं, लेकिन कभी किसी को मौका मिला तो किसी के मुंह से ये आवाज नहीं निकलती है कि उनके घर के अलावा भी किसी को मौका मिल जाए। वो केवल घर में समेट कर रखना चाहते हैं। कोई सा भी पद हो, कोई भी सत्ता की व्यवस्था हो, केवल एक परिवार के बाहर नहीं जाने देना। अब सच्चे अर्थों में बताओ, ये क्या सबका साथ सबका विकास हुआ क्या? ये केवल वोट के लिए सारी चीज का उपयोग करेंगे, लेकिन वोट के बाद केवल एक परिवार का भरोसा करेंगे। मुझे तो बड़ा दुख भी हुआ, मैंने जब सुना कि हमारे में से मैं एक बार पहले मैनपुरी में यहां फॉर्म भरवाने के लिए आया था, तो यहां से किसी बड़े नेता ने टिप्पणी करी, कौन मोहन यादव हम नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, आप कैसे जानोगे साहब, आप तो एक ही परिवार को जानते, बाकी से क्या लेने देना है, आपकी इतनी छोटी दृष्टि है। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब देती है कि किसी भी कार्यकर्ता को किसी भी पद तक पहुंचाने का अगर हिम्मत है तो हमारे योगी जी ने है, जिसके कारण से ये जनसंख्या सैलाब अपनी बात करता है। और इसके साथ साथ केवल एक समाज परिवार इसकी बात नहीं, देश के लिए क्या जरूरी है,
देश के लिए क्या आवश्यक है। मुझे खुशी इस बात की कि पहला वोट अगर देश के अंदर माननीय मोदी जी को दिया है तो मोदी जी के माध्यम से देश के अंदर होने वाली सभी आतंकवादी घटनाएं एक के बाद एक अगर उन पे लगाम लगी, अन्यथा आप देखो पाकिस्तान की सीमा पर हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे, हमारे अपने सेना मूक दर्शक बैठी रहती थी। कांग्रेस के लोग कहते हम क्या करें, ये तो पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान का हम क्या करें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है 56 इंच वाले ने जब से सरकार संभाली घर में घुस के मार के ठिकाने लगाने का काम किया है। इनका नाम नरेंद्र मोदी जी है। तब से लगा के आज तक आतंकवादी घटनाएं बंद हुई। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे माननीय योगी जी बने जब से मुख्यमंत्री, इस उत्तर प्रदेश में भी अच्छे अच्छे को ठिकाने लगाने का काम अगर किसी ने किया है, इतना बड़ा समाज वो चंद मुंडे अपनी मनमर्जी के कर ले, ऐसा कैसे हो सकता है। हम सब शपथ लेते संविधान की, कानून और व्यवस्था की, तो कानून और व्यवस्था केवल शब्दों के लिए नहीं होते, इनको चरितार्थ करके दिखाना पड़ता है। यह इसमें पुरुषार्थ लगता है, पराक्रम लगता है, मन की सोच लगती है और मन की निष्कलंकता लगती है। मुझे इस बात की खुशी है, हम केवल बजरंगबली की जय नहीं बोलते हैं, बजरंगबली के सच्चे भक्त होने के नाते से बाबा जी और हम लोग ऐसे गुंडों को ठीक करके लगाते हैं ताकि अपना ये राम राज्य की सच्चे अर्थों में स्थापना हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एक बार का वोट हमने देश की सुरक्षा के लिए माननीय मोदी जी को दिया है। दूसरे बार का वोट इस देश में कोविड का खराब समय आया था और खराब समय में आप और हमारी सबकी जान बची, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है उस समय माननीय मोदी जी ने सबको टीके लगा करके, हमने राम जी का काल याद करो जब संजीवनी बूटी लाए थे हनुमान जी। अब हम तो वो केवल पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आप में से सब बैठे हैं, आप किसी की जान बची है, आप अपने हाथ की बाहें उठा करके देख लेना, इसमें 2 छेद मिलेंगे, 2 टीके सबको लगे होंगे और हर टीके से आवाज आ रही है नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सबकी जान अगर बची है तो कोविड के कारण से बची है। मुझे इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि देश का शासक वो जो समाज की रक्षा करे, देश की रक्षा करे, देशवासियों के प्राण बचाए। कोविड का खराब समय जब जलाने के लिए शमशान में जगह नहीं मिली, लकड़ियां नहीं मिल रही थी, हॉस्पिटल में घरवाले साथ देने को तैयार नहीं, मौत के बाद लाश आ जाए तो कोई उठाने वाला नहीं, लेकिन ऐसे समय में भी सबसे पहले जिनने देश की सुरक्षा की व्यवस्था संभाली, स्वास्थ्य की संभाली, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमको लगा कि देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जैसा होना चाहिए। कोविड के कठिन काल के बाद हम सब जानते हैं अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो किसके कारण मुस्कुरा रहे हैं, बोला जय जय श्री राम। और अयोध्या के बाद बाबा महाकाल का महालोक भी मुस्कुराया, वो तो हमारे मध्य प्रदेश का ही है, मैं वहां का विधायक था। वहां वर्षों से इस बात की कांग्रेस के टाइम बात करते कि महाकाल बना दो, महाकाल का महालोक बना दो, कोई बनाने वाला नहीं। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जैसे ही माननीय मोदी जी की सरकार बनी, स्मार्ट सिटी का पैसा आया 800 करोड़ और आज बाबा महाकाल का महालोक बन गया। बाबा जी के कारण से ये केला धाम का आनंद आ गया। जोरदार ताली बजाओ, मुझे तो देख के आनंद आ गया। अरे सच्चे यदुवंशी वो जो धर्म का काम करे। मैं तो बाबा जी को बधाई देना चाहूंगा, सच्चे अर्थ में बाबा जी ने हमारे सभी धर्म स्थल की चिंता की। जोरदार अभिनंदन करो। केला देवी हमारे अपने वंश की माता जी और उसकी चिंता बाबा जी कर रहे हैं। ये सबके साथ सबका विकास है। और अभी तो हम आगे बढ़े, बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, बाबा विश्वनाथ का आनंद बाबा जी ने कराया। अभी हमारे जमुना जी वाले बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इनके मुंह से एक बार भी नहीं निकलेगा कि हाँ हम मथुरा में भगवान कृष्ण को मुस्कुरा देंगे। अरे गठबंधन भी कर रहे हैं तो भूल गए 5000 साल पुराना इतिहास। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण किसी से डरे क्या? अरे कौरवों की ताकत कितनी भी होगी,
लेकिन उनके घर में घुस करके दुर्योधन को औकात बता के भगवान कृष्ण आए, वो अपने गोपाल कृष्ण के लिए हम सब आनंदित होते हैं। दुनिया की ताकत कितनी बड़ी क्यों न हो, लेकिन हमारा मार्ग तो धर्म मार्ग होना चाहिए। कोई अधर्म वाले से हम कभी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं क्या? अभी बड़े भाई छोटे भाई का हम नाटक देख रहे हैं केवल कुर्सी के कारण से। ये कभी कोई सच्चा यदुवंशी नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है। और आपकी बार का 2000 अपना ये 24 का वोट ये गोपाल कृष्ण के धाम को मुस्कुराने के लिए मिलना चाहिए। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो हम और आप संकल्प करें, यहां हम अपने एक एक सांसद को जिता के पहुंचाएंगे। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी, दुनिया का नंबर 1 का देश बनाने के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने के लिए, क्या उत्तर प्रदेश, क्या मध्य प्रदेश, पूरा देश भाजपामय हो चुका है। पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में देश को नंबर 1 का देश बनाने के लिए लगा है। आप और हम सब संकल्प करें, दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके अपने स्थान पर, और एक एक वोट जब तक भाजपा के पक्ष में नहीं डल जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो तैयार है? इधर भी तैयार है? तो हमारे साथ बोलो भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं आभार व्यक्त करता तो आपने सुना, यूपी के संभल पहुंचे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जहां पर उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियां गिनाई और साथ ही बीजेपी की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं तब से उत्तर प्रदेश का विकास हुआ है और यहां पर जो भी गलत काम होते थे उन पर भी रोक लगाई गई है। तो आप ये तस्वीरें देख लीजिए मंच से, जहां पर संभल से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर खुद डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं। तो ओबीसी बहुल्य इलाका है संभल, जहां पर डॉक्टर मोहन यादव वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो एक के बाद एक मुख्यमंत्री मोहन यादव का ये 5वां दौरा है यूपी का, और लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं ताकि यादव वोटर्स को साधा जा सके।